आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गया हूं भाई। अब इस लेक्चर में क्या होगा थोड़ी देर में जानेंगे, मगर उससे पहले कुछ बातचीत करते हुए पहले हाजिरी लगा दे भाई, हाजिरी अटेंडेंस लगा दो। आहरण पर ब्याज, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ट्रू आलम, कन्हैया, निहाल, चलिए तान्या, नैन्सी करते हैं ना। तो भैया जी लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी लाभ के विरुद्ध व्यय या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो लाभ का विनियोजन हमने सीख लिया था। और अभ्यास प्रश्न पत्र 1 में हमने एक अच्छा सा सवाल किया था। उस सवाल में बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट थे कि भैया इसमें आप जर्नल एंट्री क्यों करा रहे हो, तो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको सिखाने के लिए कराया था। एक बच्चे का डाउट भी था डाउट स्लाइड में कि भैया मुझे ये बताओ कि अगर एग्जाम में आता है तो मैं जर्नल एंट्री करूं कि अकाउंट बनाऊं। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन ले आप लोग, अगर कुछ गलत तरीके से आपने किसी बात को समझा है तो मैंने पहले अकाउंट बनाया था, फिर जर्नल एंट्री आपको सिखाने के लिए था। उस सवाल में मैंने हर प्रकार का रखा था, ड्राइंग्स भी रखा था यानी आहरण भी रखा था, पूंजी पर ब्याज भी रखा था, मतलब आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेतन, ठीक है ये भी रखा था, और रिजर्व, ठीक है संचय, ये सब हमने रखे थे ताकि आपको हर प्रकार की एंट्री समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल एग्जाम में जो आएगा वो आपको करना है। अगर एग्जाम में आया खाता बनाओ तो आपको अकाउंट बनाना है। अगर एग्जाम में आया कि प्रविष्टियां करो यानी जर्नल एंट्रीज करो तो फिर आपको एंट्रीज करनी है। प्लीज इस बात को क्लैरिटी से रखें, कंफ्यूज ना हो। और आप सब के लिए मैंने एक किताब मंगा ली है, और भैया जी इस किताब को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है। देखो आपको दिख रहा होगा यहां सब इंग्लिश में है। तो भैया जी जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं ये देख लो भैया, ये हिंदी मीडियम की किताब है। इसमें आपको सवाल हिंदी मीडियम में भी दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हिंदी मीडियम में समझाई हुई है। तो यानी कि इंग्लिश मीडियम की किताब नहीं है, हिंदी मीडियम की किताब है। मैंने हिंदी के बच्चों की प्रॉब्लम समझने के लिए ही इसको किया है, ठीक है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, हाँ जी सूरज जी ने लिख, इंग्लिश में बन रहा है। ठीक है जी, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, मैं आपके साथ कोई गलत फलत नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मैंने कई लोग ऐसा था तो पढ़ाया ही नहीं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, हर किताब वाला, हर टीचर अपना एक सीक्वेंस फॉलो करता है। मेरा एक अलग सीक्वेंस है, मैंने आपको बताया क्योंकि सीयूटी का एग्जाम का भी मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है पीएनएल अकाउंट, फिर बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उन सभी को, है ना, हमारे यहां बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेरा ये मानना भाई कोई किसी को कुछ भी करा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आज पहली क्लास ले रही हूं, तनिषा जी प्लीज फिर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप बाकी लेक्चर्स ले लीजिए, वरना हो सकता है कि आज की क्लास आपको समझ में ना आए। ठीक है, जितने भी नए लोग हैं, मैजेस्टिक जी वेलकम। ठीक है जी, सर क्या आज खाली क्वेश्चन ही पढ़ाई होगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन के अलावा भी थ्योरी भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब हम एक एक चीज का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, है ना, कि इसका कैसे करना है, इसका कैसे करना है, वो सब सीखेंगे। तो ध्यान से समझना है ना। तो अब क्या होता था कि पहले मेरे पास इसका आंसर यही होता था कि भाई जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता नहीं बनाते, तब तक आपको कैसे पता कि किस पार्टनर को कितना कैपिटल मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता, है ना। तो जाहिर सी बात है पहले इसको बनाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों में डिबेट रहता था, अलग अलग टीचर अलग अलग बोलते हैं। भाई हमें इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, हम आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन जब हमें सीयूटी का एक एग्जाम आया जो कि पिछले साल था, ठीक है जी, और उससे पिछले साल, उसमें ये साफ साफ सवाल पूछा गया है कि कौन से सीक्वेंस से आप अकाउंट बनाते हो। तो उसने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हालांकि उसमें फोर्थ ऑप्शन में नहीं था, बैलेंस शीट था फिफ्थ ऑप्शन में, है ना। तो ये ऑप्शन में नहीं था तो फोर्थ बैलेंस शीट हो गया। ठीक है जी, लेकिन इस सीक्वेंस में भी बताया हुआ है। तो भैया जी हम इसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, कोई भी चीज सीक्वेंस से चलेंगे। हो सकता है इस किताब में कुछ आगे दे दिया, कुछ बाद में दे दिया, कुछ और कहीं और दे दिया। ठीक है जी, सर मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, आप न्यू आ गई है ना। हिंदी मीडियम की किताब मैंने ली, इंग्लिश मीडियम की किताब मेरे पास है, भैया ने कराई कि नहीं। भैया का अलग दूसरी चीज भी, अब मुझे नहीं पता कि इस साल अपग्रेड करेंगे या वो कब करेंगे या कब टफ करना, सीए से रिलेटेड। ठीक है जी, जो सीए करना चाहे वो करे, बाकी सब पे हम वो बोझ क्यों डालें। तो इसलिए हमारा जो पर्पस रहेगा वो रहेगा आपके बोर्ड से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड और बेसिक सीए से रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये तीनों अपन कवर करेंगे अपने इस बैच में, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो जी, तो अब स्टार्ट कर दें। मेरी बात समझ गए तो टमाटर भेजें, क्लास में उसको सॉल्व कराऊंगा ही, जाहिर सी बात है, होमवर्क इसलिए दिया था। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो अभ्यास प्रश्न पत्र 2 है, यानी कि आज हम और भी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन साथ में कुछ टॉपिक भी करेंगे, है ना। तो ये मत सोचना कि टॉपिक नहीं होंगे। चलिए जी, तो कल का एक सवाल दिया था मैंने, बड़ा बेसिक सा सवाल था, मार्क्स और नॉलेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्क्स जरूरी है कि नॉलेज, तो आप किसको प्रेफरेंस करोगे, जरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। तो हमें यह पता है एज अ विद्यार्थी कि जीवन में 2 प्रकार की चीजें होती है, मार्क्स और नॉलेज दोनों होती हैं। ठीक है जी,
ओके, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, तो आप थोड़ा सा अपना कमेंट बताएंगे, जब तक मैं सवाल पढ़ लेता हूं ना। ठीक है जी, चैप्टर बुक के कुछ समझ नहीं आ रहा सर, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आप उसे पढ़ते जाएं, है ना, आपको आराम से होता जाएगा। नॉलेज 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 नॉलेज, क्या बात है, वेरी गुड, आप लोग तो सब नॉलेज वाले हो। ठीक है जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बच्चा है जिसके 98 मार्क्स हैं और एक बच्चा है जिसके 85 मार्क्स हैं। अब जरा मुझे बता दो कि इसमें से कौन सा बच्चा है जिसके पास नॉलेज है, जरा मुझे बता दो इसमें से कौन। कि निक्कू भैया इसमें से मैं नहीं पता कर सकता, सच आंसर देना। मालूम किसी ने भी सच्चा आंसर नहीं दिया। हमेशा ध्यान रखो, ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जीवन में आगे चल के आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे, वहां पर ये आपको क्षमताएं काम आएंगी जो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। जब मैंने आपको बताया ही नहीं कि इन दोनों में से किसकी नॉलेज ज्यादा है, तो आपको कैसे पता किसकी नॉलेज ज्यादा है? आपको पता ही नहीं चल सकता। आपका आंसर ना 98 होना चाहिए ना 85 होना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए कि भैया इस पर हमें क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपने बताया नहीं कि इसमें से मार्क्स किसके ज्यादा हैं, और आपने दोनों बच्चों के बारे में भी नहीं बताया। मैंने तो सिर्फ ये बोला ना, दो स्टूडेंट है, एक के 98 मार्क्स है, एक के 85 मार्क्स है, तो इसमें मैं कैसे पता कर लूं कि भैया किसकी नॉलेज ज्यादा है? आप कुछ बच्चों के बारे में भी तो बताओ, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ घटनाएं तो बताओ जिससे मैं ये जज कर पाऊं कि किसी की नॉलेज ज्यादा है या कम है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपने विचारों को डेवलप कीजिए। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा, अपनी क्लास बहुत लंबी लंबी चलेगी, है ना, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिससे आपके जीवन निर्माण में मदद होगी, जिससे आप किसी समय पे क्या डिसीजन लेंगे, है ना, किस तरफ आपका झुकाव होगा या किस तरीके से सोचकर आपको कोई डिसीजन लेना है, ये विकास भी आपका होगा। तो इसको ध्यान से समझें। ठीक है जी, अभी हमें नहीं पता इन दोनों में से किसकी नॉलेज ज्यादा है। अगर कोई एग्जाम्पल बताएंगे तो हम सोच पाएंगे। अब यही कंडीशन होती है जब कंपनी में कोई जॉब लेने जाता है। जब कंपनी में कोई जॉब लेने जाता है तो जॉब लेने वक्त सबसे पहले मंगाया जाता है सीवी, उसको बोलते हैं सर्कुलम वेटे, या फिर आप समझ लो अपना रिज्यूमे। तो वहां पर जब मेरे पास दो रिज्यूम आएंगे तो मैं देखूंगा इसके 98 इसके 85, मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? 98 वाले को। मैं सबसे पहले 98 वाले को ही बुलाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। ठीक है जी, फिर मैं 85 वाले को बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, तो मैं ये देखूंगा कि यार इसने मार्क्स तो लाए हैं, पर क्या ये सच में पढ़ के लाया है या फिर होम साइंस करके लाया है जिसमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब बिहार बोर्ड ऐसे ही करता है, पता है, टॉपर आ जाते हैं तो उनको सीधा टॉपर नहीं बनाता, उनका रिव्यू करवाता है, उनको बुलाता है, उनसे 2-4 सवाल पूछता है, फिर जब वो आंसर दे देते हैं तब कहते हैं हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, और फिर वो टॉपर सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ध्यान रखना, इस बार भी हुआ है, 2 साल से जब से वो वाला कांड हुआ है तब से यही हो रहा है कि भाई वो टॉपर्स को बुलाते हैं फिर उसके बाद देते हैं। ठीक है जी, तो यही पॉइंट है। अब क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि भाई बंदे में नॉलेज है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, मैं उससे 2-4 सवाल भी पूछूंगा, थोड़े घुमा फिरा के पूछूंगा। अगर मुझे पता चल गया कि इसने आंसर दिया तो ठीक है, इसके पास नॉलेज भी है, मार्क्स भी है। अगर मान लीजिए इसने मार्क्स लाया लेकिन मैंने घुमा के सवाल पूछा, इसको नहीं बने, या ये उस तरीके का बच्चा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इससे भी बात करूंगा, फिर मैं इससे भी घुमा फिरा के सवाल पूछूंगा। अगर इसने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं। अब अगर इसने भी जवाब दे दिया और इसने भी जवाब दे दिया तो आप किसको चूज करेंगे? आप चूज करेंगे इसको। अगर दोनों ने ही जवाब नहीं दिए और आपके पास 2 ही कैंडिडेट हैं तो फिर आप चूज करेंगे इसको। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि मार्क्स और नॉलेज दोनों चाहिए। इनिशियल स्टेज पे मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। कभी भी अपने आप को 2 भागों में बांट देना। दुनिया पता है क्या चाहती है कि आप या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ। नहीं, मैं एक सवाल का जवाब खोजूंगा, उसमें अगर इधर की कुछ बात होगी तो यह भी जानूंगा, अगर इधर की कोई बात है तो यह भी जानूंगा। मैं एक धरे में बंटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो सही गलत के पैमाने में मैं खोजूंगा, जो ज्यादा सही होगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा, लेकिन खोजूंगा जरूर। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और इनिशियल स्टेज पर आपके मार्क्स जरूरी होते हैं क्योंकि वो आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिलाते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई रट के ही सिर्फ पास हुआ होगा तो वो नॉलेज राउंड में, वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो जाएगा, और फिर वहां पर जिसके काम मार्क्स हैं लेकिन उसके पास नॉलेज ज्यादा है तो वो फिर वहां सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के मार्क्स ज्यादा और नॉलेज भी ज्यादा है तो आप क्या कर लोगे? तो इसलिए हम जो कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास मार्क्स भी हो, नॉलेज भी हो। हम क्यों किसी चीज में पीछे रह जाएं? और इसी के लिए ये सवाल आया है और यही प्यारा सा ज्ञान अपने साथ लाया है। ठीक है जी, तो मार्क्स और नॉलेज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मार्क्स इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है, नॉन वर्किंग का मतलब क्या होता है कि ये काम नहीं करता, ये सिर्फ पैसे लगा देता है। इसको नॉन वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनर आपके कोर्स में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान रखें। अच्छा भैया, अगर ये काम नहीं करता तो इसे कुछ देंगे नहीं? क्या देंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर काम नहीं करता उसको कुछ नहीं देते, है ना।
अगर कोई पैसे लगा रहा है तो भी, क्योंकि पार्टनर किसी भी रूप से हो सकता है। मान लो मेरे पास दिमाग ज्यादा है, किसी के पास पैसे ज्यादा है, तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, वो पैसे लगाता है, मैं दिमाग लगाता हूं, और मिलकर हम फायदा कमाते हैं। ठीक है जी, ओके जी। ये 6 लाख रुपए एज अ कैपिटल लेकर आया है। हमने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है, वेरी गुड, कैपिटल लेकर आ गए। नॉलेज इज वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, ये वर्किंग पार्टनर है, यानी कि ये काम करने वाला पार्टनर है। समझ गया ना? मार्क्स आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिलाता है, कैपिटल आपको लगा दी उसने, लेकिन नॉलेज है जो सारा काम कर रही है। समझ गया ना? तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको जीवन के बारे में भी समझाता है। वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है, और सैलरी जो है वर्किंग पार्टनर को 3,000 रुपए पर मंथ है। पर मंथ है यानी कि यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वार्षिक वेतन चाहिए। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, यानी कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को प्रोवाइड करने से पहले का है, तो पहले का ही होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप उसे दे चुके हो तो फिर दोबारा क्यों दोगे? तो पहले का है तो अच्छी बात है। प्रॉफिट कितना था हमारा? 1,12,000। चलिए इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मार्क्स और नॉलेज 3-2 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। मार्क्स एक गैर कार्यशील यानी नॉन वर्किंग साझेदार है, जो काम नहीं करता, पैसे लगाता है। उसने अपनी पूंजी के रूप में, ये 6 लाख है ना, 66 नहीं है, उम्मीद है कि भाई हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, गलती से 666 आ गया ना, 6 लाख है ये रुपए का योगदान दिया। नॉलेज फर्म की एक कार्यशील वर्किंग साझेदार है, यानी कर्तव्य करता है, वो काम करता है। साझेदार संलेखन पार्टनरशिप डीड के अनुसार पूंजी पर 6%, ये गलती से 66 आ रहा है भाई, अब कंफ्यूज मत हो जाना है ना, 6% है प्रति वर्ष की दर से ब्याज, और प्रत्येक कार्यशील साझेदार 3,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए प्रति माह यानी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36,000 देने का प्रावधान है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज साझेदार के वेतन का प्रावधान करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,12,000 है। हमने कहा ठीक है जी, तो आइए इसको कर लेते हैं। तो क्योंकि ये होमवर्क था तो मैं इसको बना के ही लाया हुआ हूं। आपका नेट प्रॉफिट है 1,12,000 रुपए। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट यानी कि आपका लाभ जो है ना, पूरा शुद्ध लाभ। फिर उसमें आपने सबसे पहले क्या किया? आईओसी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखो शॉर्ट में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फिर लिखने में टाइम लगता है, हमारा कंसेप्ट समझाना है ना, और आपको कैसे सवाल करना है वो समझाना है, तो इसलिए कई बार हम शॉर्ट यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत लोग शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, तो मैं इसका इंग्लिश बता देता हूं। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में पूंजी पर ब्याज। ठीक है जी, ओके। मार्क्स को 6 लाख पे 6% था, तो 6 लाख पे 6% यानी 36,000। हाँ जी भैया, 36,000। फिर नॉलेज की सैलरी थी 3,000 रुपए पर माह, पर पूरे साल का निकालना पड़ेगा, तो 3,000 इंटू 12 कर देंगे तो यहां आ जाएगा। अच्छा, ईयर एंडेड कब का है? 31 मार्च 24 का, तो यहां पे आप लिख दोगे 31 मार्च 24। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ जी भैया जी। फिर हमारे को दिख रहा है कि भैया इस तरफ पे टोटल कितना है? 1,12,000। इस तरफ पे इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 36 और 36 72,000। तो यानी कि यहां पे कुछ बच गया। अब बच गया तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, जो पार्टनर में बटेगा। तो हमने 72,000 को 1,12,000 में से माइनस किया, तो हमारा 40,000 का मुनाफा आ गया। लेकिन यह मुनाफा दोनों पार्टनर को मिलेगा जिस रेशो में तय किया गया होगा। अगर रेशो ना दिया हो तो इक्वल, लेकिन इस सवाल में रेशो दिया हुआ है 3:2 है ना, अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो यानी कि 40,000 को 3:2 में बांटेंगे। अगर भैया ये 3:2 नहीं दिए होते तो हम इसको बराबर बांटते, लेकिन दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसी में बांटेंगे। तो भैया 3:2 में बांटेंगे, तो 40,000 को देख लो, फिर से मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बांटा जाता है। ये 40,000 है, इसको इंटू 3:2, तो 3:2 का मतलब होता है टोटल हो गया 5, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल हो गया 5। इस 5 से इसको काट दो तो ये हो गया 8,000। अनुपात कर दो, भाग कर दो, जो भी आपको हिंदी में याद हो। ठीक है जी। फिर 3 इंटू 8, तो ये पहले पार्टनर का हिस्सा है, तो 3 इंटू 8 यानी 24,000 किसको मिल जाएंगे? पहले पार्टनर को। तो मार्क्स को 24 मिल गया, क्योंकि पहला पार्टनर कौन है? मार्क्स है ना। ठीक है जी, मार्क्स है, ओके जी। फिर दूसरे को कितने मिलेंगे? तो ये 2 इंटू 8, क्योंकि ये उसका अनुपात है। ठीक है जी, 2 इंटू 8, तो ये हो गया 16,000। ओके, बस खत्म बात। चलिए जी, फिर मैंने आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल हमेशा क्या निकलती है, कोशिश की जाती है कि ओपनिंग कैपिटल पर निकले, है ना। फिर अगर साल में कुछ पैसे आप ला रहे हो, ले जा रहे हो, तो इन सब की भी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ओपनिंग कैपिटल मिलता है। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। अगर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग निकालना हो तो बड़ा सिंपल है। ओपनिंग में प्लस कर दो, एडिशनल यानी साल में और जो कैपिटल लाए, अगर कुछ ले गए आहरण माइनस कर दो, ये एडिशनल कैपिटल यानी पूंजी है। और अगर लाभ है तो प्लस कर दो, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। क्लोजिंग मतलब कि आखिरी कैपिटल, जो साल के आखिरी में होती है। ईयर की शुरुआत में 1/4/25 अगर मान लीजिए ईयर शुरू हो रहा है, तो साल के शुरू में जो कैपिटल है उसे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, साल के अंत में जो होता है उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कहता है
जो आपका पेपर सेट कर रहा है वो कहता है कि मैं तो तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दूंगा, ओपनिंग कैपिटल तुम निकालो, तो हम भैया उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लोजिंग में हम आहरण यानी ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल यानी एक्स्ट्रा जो पूंजी लेकर आता है उसको माइनस करते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर हानि हुई है तो उसको प्लस करेंगे, तो जो आंसर होता है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। तो कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल को निकालकर उस पर गणना करनी पड़ती है। अब हमने इसी में सवाल दिया था, ठीक है जी, तो आओ सवाल कर लेते हैं। यह भी वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं क्लास में कराऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप खुद से घर पे कर सकते हो, अगर आपने घर पे कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्लास का सवाल था ये, तो अपन क्लास में करेंगे। देखिए, ऑल्टमैन और मस्क दो प्रकार के लोग हैं। आपको एआई के बारे में कुछ आइडिया है? एआई की दुनिया के बारे में कुछ आइडिया है? आप इनमें से किसी को जानते हो तो जरा कमेंट में बताएं मुझे। आर पार्टनर्स, तब तक मैं पढ़ लेता हूं सवाल। देयर कैपिटल 1424, उनकी पूंजी 1424 को जो है वो 1,50,000 है किसकी? ऑल्टमैन की, और 2,40,000 है मस्क की, ठीक है जी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये लोग बराबर का लाभ अनुपात साझा करते हैं, ठीक है जी। सर इसका वर्किंग नोट भी बना दीजिए। किसका वर्किंग नोट? इसका तो बनेगा, देखो ऐसे सवालों का बनेगा, इसका बनाने की जरूरत नहीं होती, ये मैंने आपके लिए लिख दिया, वरना ये करने की जरूरत नहीं होती, ये बेसिक चीज है, ये एग्जामिनर आपसे नहीं खोजेगा, ये मैंने बता दिया आपको ताकि कोई वो दिक्कत ना हो, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए जी, ठीक है, तो बताओ ना कौन है? को जानते नहीं है मस्क कौन है? ये जानते हैं मस्क को, कहां जानते होगे आप? वो तो अमेरिका में बैठा है, ठीक है। चलो मैं समझ गया वैसे आपके दिल की बात। ऑन 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 1,20,000। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर को डिसाइड किया उन्होंने, एलॉन है, एलॉन नहीं है, चलो वैसे प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आप मेन बात समझ गए। ऑल्टमैन नहीं समझे आप लोग, है ना? हाँ, बाप जी ने लिख दिया। अब राहत जी, जनरल एंट्री में आपको सिखा चुका हूं, हर सवाल के साथ जनरल एंट्री करे उसका कोई सेंस नहीं है, कैसे करते मैं आपको बता चुका हूं। प्लीज खुद से भी कुछ चीजें करना सीखे। ये डेबिट, ये क्रेडिट, अगर इधर की एंट्री करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नॉलेज सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम टू के यानी मार्क्स और नॉलेज। एंट्री यार हर क्वेश्चन में एंट्री नहीं होगी। देखो जब आप क्लास में होते हो तो प्लीज इस बात को समझें कि आपको चीजें करनी है, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैंने एक बार आपको सिखा दिया कि पानी ऐसे उठा के ऐसे पीते हैं, बार बार थोड़ी दिखाऊंगा कि ऐसे पीते हैं ऐसे पीते हैं, एक बार सिखा दिया ना, अब उसकी जगह मैं बता देता हूं। सैम ऑल्टमैन, एआई आ रहा है, एआई आ रहा है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में से कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता, पर आपको इस्तेमाल करना है। इस साल का आपका नियम है, अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वेरी गुड, ओपन एआई का बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा, नहीं तो आपने गूगल करके पता कर लिया होगा। दोनों में से कोई भी तरीके से पता किया है, वेरी गुड। अगर पहले से पता था तो भी, नहीं पता था और गूगल करके पता किया तो भी, वेरी गुड। अब आपका इस साल का टास्क है, इस साल का मैं अभी बोलता हूं, मैं रोज रोज याद नहीं दिलाऊंगा। इस साल का टास्क है, जब भी आपको कोई डाउट आता है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है, सबसे पहले एआई पर जाओ, ठीक है। मस्क जो है इस समय का सबसे रिचेस्ट आदमी है, ऑफ कोर्स ट्विटर का मालिक है वो तो ठीक है, अभी ट्विटर उसने खरीद लिया और ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है ना, एक्स हो गया, ट्विटर नहीं बोलते उसको। मस्क इस समय का सबसे रिचेस्ट और सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट में, डेंजरस नहीं कहना चाहिए, सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट कह सकते हैं अपन से, कि इसको किसी भी हालत में मार्स में जाना है और ये सर्च करना है कि क्या मार्स में जीवन पॉसिबल है। बट उससे भी बड़ी बात, ये जो इस समय आविष्कार खोज रहा है वो हमारी सोच से भी परे है, मतलब ये बहुत आगे हमारी सोच से। इसके पास पूरी टीम है, इसके पास बहुत पैसा है, और अगर इसने वो चीजें खोज ली तो शायद हमारे जीवन में अच्छा होगा बुरा होगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ नया जरूर होगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। ऑल्टमैन ऑफ कोर्स जो आप लोगों को पता ही है, कई लोगों ने बता भी दिया, एक चैट जीपीटी करके एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको उसने बनाया मतलब ओनर तो उसके अलग अलग होते हैं, कंपनीज अलग अलग केस है, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो जाना इसी के नाम से आता है। इसका पूरा नाम है सैम ऑल्टमैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ऐसी चीजें जो कि आप अभी तक क्या करते थे, आप किसी टीचर से पूछते थे, आप कुछ और चीजें करते थे, तो उसमें एआई आपको खुद ही करके दे देगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हिंदी अच्छी होगी, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप हिंदी में उस सेंटेंस को लिखिए, एआई जो है वो उसको इंग्लिश में जनरेट करके दे देगा, और वो भी ऐसे कि उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी ग्रामर रामर की। ऐसे ही अगर कोई इंग्लिश की लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको चैट जीपीटी को दीजिए और बोलिए सरल भाषा में इसको समझाइए, तो वो सिंपल इंग्लिश में भी समझा देगा। अगर आप कहोगे हिंदी में समझाओ तो हिंदी में भी समझा देगा। तो ये फायदा है, तो इन चीजों को आपको सीखना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि एआई आने के बाद जॉबें चली जाएंगी। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जॉब चली जाएगी, क्योंकि अगर जॉब चली जाएगी तो लोग ही गायब हो जाएंगे।
मार्कआउट मच जाएगी, बस जॉब को करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे पहले हम पढ़ाते थे तो पेन कॉपी से पढ़ाते थे, फिर उसके बाद मतलब पहले अपन क्या करते थे, एक ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट कलर का चौक होता था, उससे लिख लिख के पढ़ाते थे टीचर्स, है ना। फिर धीरे धीरे उस पर ग्रीन बोर्ड भी आ गया, ग्रीन बोर्ड के ऊपर आ गया, फिर उसके बाद एक और व्हाइट बोर्ड आ गया जिसमें मार्कर से पढ़ाते थे, तो बीच में मार्कर चालू हो गया। मैंने चौक से भी पढ़ाया है, मैंने मार्कर से भी पढ़ाया है। फिर उसके बाद टैब आ गया, तो कई लोग टैब से पढ़ाते थे, पेन टैब कहते थे उसे, तो पेन टैब से अभी भी कई लोग पढ़ाते हैं। ऐसे साइड में वो बैठे रहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और यहां से ऐसे चीजें चल रही होती है, यहां लिख रहे होते हैं, मतलब स्क्रीन जब आपको दिखेगी तो ऐसे स्क्रीन होगी, साइड में टीचर बैठा हुआ दिखता है, ठीक है। ये पेन टैब की पढ़ाई होती है। अब देख लो मैक्सअप की पढ़ाई, है ना, अब पूरा एक पैनल आता है ना, पैनल पे पढ़ाते हैं। तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन टीचर की जॉब नहीं चली गई, है ना। जिस टीचर ने डेवलप नहीं किया अपने आप को, उसके थोड़ी सी दिक्कत आई, जो आज भी चौक पे, लेकिन जीवन में आज भी देखो बहुत सारे गांव में लोग चौक से ही पढ़ रहे हैं। जहां पे वो रिसोर्स नहीं पहुंच पाया है, वहां पर लोग अभी भी पुरानी पद्धति अपना रहे हैं। तो कोई भी चीज गायब नहीं होने वाली है, लेकिन बदलने वाली है। तो अगर जितनी जल्दी आप एडॉप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को बदल लोगे, अपनी नॉलेज को चेंज कर लोगे या अपनी चीजों को बदल लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब एआई अकाउंट्स में गलत भी देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कोई आंसर आपको गलत लगता है, क्योंकि मैंने आपको नॉलेज दे दी, अब आपको पता है कि वो गलत है, तो इग्नोर इट, है ना। ऐसा झगड़ा मत करना, भैया ने तो ये सिखाया, तुमने तो ये बताया, तुम गलत क्यों बता रहे हो, तुम झूठे हो, ऐसा मत करना। एआई की अपनी लिमिटेशन है, कई जगहों पर वो अभी रॉन्ग है, ठीक है, बट मोस्टली जगहों पे सही है। जैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो ये काम तो आप कर सकते हो। लेटर लिखना, है ना, अब उसे प्रेम पत्र मत लिखवाने लगना, वरना हमारे निम्बूस क्या कहेंगे, यार पत्र लिख ही रहा है, मुझे उतने अच्छे से नहीं लिखना था। हे एआई प्लीज राइट अ लव लेटर फॉर मी, फगुनिया को देना है मुझे। तो ये सब मत करना, वैसे करोगे तो वो अच्छा लेटर भी बना के दे देगा, लेकिन मत करो, अच्छी चीजें करो, है ना, जिससे आपकी ग्रोथ हो। कह रहे भैया उससे भी हो सकती है ग्रोथ लेकिन नहीं करना तो ज्यादा सही है ना। ऑल्टमैन और मस्क है, ये पार्टनर्स है। इनकी पहले की जो कैपिटल थी, इन्होंने बताया एक की 1,50,000 थी, एक की 2,40,000 थी। बाद में जो इनकी कैपिटल हो गई वो 1,20,000 हो गई। ओके जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि 1,20,000 कैसे हुई, तो जाहिर सी बात है इसकी 1,50,000 थी, 1,20,000 हुई, यानी कुछ कम हुई है। इसकी 2,40,000 थी, फिर 1,20,000 हुई, यानी इसकी भी कुछ कम हुई है ना। तो इन्होंने कम करने के लिए क्या किया, इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर विड्रॉल, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग अ कैश, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या करना है, कुछ पैसे निकालने, कुछ पैसे लाने, ऐसे हिसाब किताब है, पर ऐसा कर देना है कि 1,20,000 इनकी कैपिटल हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। ओके भैया जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बोथ पार्टनर्स ऑफ द ईयर 2024 और 25। इन्होंने पूछा कि भैया आप तो पूंजी पर ब्याज निकाल दो। हमने कहा ठीक है। हिंदी में एक बार देख लीजिए, ऑल्टमैन और मस्क एक फर्म में साझेदार हैं। 1/4/24 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,50,000 और 2,40,000 है, और वे लाभ को समान रूप से साझा करते हैं, यानी इक्वल बांटते हैं। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 2024 को 6 महीने बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी पूंजी अब 1,20,000 होनी चाहिए, यानी दोनों की पूंजी 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है जी। पूंजी में आवश्यक समायोजन नकद निकासी या नकद जमा करके दिखाया जाए। ठीक है जी। पूंजी पर 10% का वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है जी। और आपसे ये कह रहे हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए 24-25 में। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप यहां पर आओगे, सॉल्यूशन। प्लीज मैं इसको इंग्लिश में लिखने वाला हूं, मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी किताबों में भी इंग्लिश में सॉल्व किया गया है। तो हिंदी वाले प्लीज आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, अगर आपको प्रॉपर हिंदी में लिखनी है तो सबसे पहले है ऑल्टमैन, यहां पे आ जाएगा, ऑल्टमैन, और यहां पर आ गया मस्क। ठीक है जी, डन है। ओके, अब यहां पर सबसे पहले तारीख है 1/4/24। ठीक है। अब इसको करने के लिए ना दो तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के लिए कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। अपन एक नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। भाई 1/4/24 को ऑल्टमैन के पास जो पैसे हैं वो कितने थे? 1,50,000। तो ये आ गया 1,50,000। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं, वरना कोई ना कोई पक्का डाउट में पूछेगा, भैया हमारे टीचर ने या हमें ऐसे भी करना आता है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, आप दोनों तरीके बस याद रखिए, बाकी कुछ नहीं है। तो 1,50,000 इसकी पूंजी थी, इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर 10% वार्षिक ब्याज, तो यह आ गया 15,000।
ठीक है भैया जी, 15,000 आ गया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है, 15,000 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट मेथड। इसको करने के दो विधियां हैं, है ना। तो मैं आज पहली क्लास है इसलिए दोनों बता दे रहा हूं, वरना फिर हम एक ही विधि को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए जी, ठीक है भैया जी। अब ध्यान से समझना, इनके पास 1,50,000 रुपए थे, हाँ जी। फिर अब ध्यान समझना, 1 अक्टूबर 24 को इन्होंने कहा कि अब हमारा जो पूंजी होगी वो 1,20,000 होगी। तो अगर मेरे पास 1,50,000 है तो अब मेरे पास पूंजी 1,20,000 होने वाली है, यानी 30,000 रुपए मैंने निकाल लिए, है ना। मेरे पास ये देखो, ये दोनों को मिला के 1,50,000 रुपए है। अब मुझे आगे चल के 1,20,000 करना है, तो मैंने ये 30,000 निकाल दिए। 30,000 निकाल दिए, हाँ जी भैया जी निकाल दिए। तो इस 30,000 पे ब्याज निकालो और उसको माइनस कर दो, तो ये 30,000 आएगा। 30,000 पे 10%, 10/100, लेकिन कितने महीने के लिए भैया? ये आपने कब निकाले हैं, ध्यान से समझना। कितने महीने के लिए भैया? ये आपने निकाले हैं 1 अक्टूबर 2024 को। तो यानी अक्टूबर से 30,000 रुपए निकाले ना, तो अक्टूबर से उस पर ब्याज निकलेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ध्यान से सुनना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो यानी कि भैया जी इसमें से 6 महीने का निकाल दो, तो इंटू 6/12। तो 10 से 10, 10 से 10, इसको इससे काटेंगे तो ये 2 से इसको काटेंगे तो 1500। अब ये 1500 क्योंकि ब्याज आपने निकाल दिया तो ये ब्याज आपको मिलेगा नहीं, है ना। आपने तो पैसे निकाल लिए ना, तो जो पैसे निकाल लिए उसमें थोड़ी ब्याज मिलता है, तो इसको हटा दो। तो ये ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट में डालने का मतलब है माइनस करना, है ना। ब्रैकेट में डालने का मतलब होता है माइनस करना। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 13,500। ठीक है जी, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में पूंजी पर ब्याज। अब ऐसी बारी मस्क की आ जाएगी। तो मस्क का हो गया भैया जी 2,40,000। इसके ऊपर भैया जी 10%, तो 10/100, तो ये हो गया 24,000। ये पूरे साल का है ना, 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल का है ये। तो इस पे तो पूरे 12 महीने का 24,000 आ जाएगा। फिर भैया इसमें जो पैसे निकालिए 90,000 निकलेंगे। 90 नहीं, 1,20,000, सॉरी, 1,20,000 का इसमें से हमने पैसा निकाल दिया। तो 10/100 इंटू 6/12, तो ये जाएगा 20 से 10, इसको इससे काटेंगे 2 से इसको काटेंगे तो 6,000। तो यानी कि 6,000 आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। सिंपल सोबर तरीका है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो टमाटर भेज दो भैया, है ना, टमाटर भेज दो भैया। कह रहे आह टमाटर वाह टमाटर, लेकिन भैया महंगे हो गए हैं। अरे इमोजी में थोड़ी महंगे हुए होंगे रे, भेज दो भाई। सेकंड मेथड, हाँ जी। अरे नेहा नहीं है वो, निहाल है। मत करो, मैसेज मत करो, फंस जाओगे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है। आपको जो इजी तरीका लगे आप उसको अपना सकते हो। मैं नॉर्मली दूसरे तरीके को अपनाना ज्यादा फायदेमंद समझता हूं। पहला तरीका बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, तो बच्चे पहला तरीका ज्यादा अपनाते हैं। मेरे को लगता है कि आगे चल के जब ज्यादा बार ये हो जाए, जैसे सिंपल है 2 ही डेट है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा होता है ना तो मुझे लगता है कि दूसरा तरीका ज्यादा सही है। ठीक है, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है भैया जी? दूसरा तरीका है टाइम पीरियड फॉलो करते हुए कि 1/4/24 को आपकी जो कैपिटल थी वो 1,50,000 थी। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 1/10/24 तक, 1/10/24 तक कितने महीने होते हैं भैया जी? 6 महीने होते हैं। तो यहां तक क्या आपकी कैपिटल में से कुछ भी पैसा निकाला गया? नहीं भैया, कुछ भी पैसा नहीं निकाला गया है। अच्छा जी, तो यानी कि भैया जी इस 1,50,000 पे पूरे 6 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 24 को आपकी कैपिटल 1,50,000 थी और 6 महीने तक आपने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो यानी कि अगर मैं इसमें 6 महीने का ब्याज निकालूं तो कितना आता है? इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने तक आपने कोई ब्याज निकाल। ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं, तो इस पे 6 महीने का ब्याज। ठीक है भैया जी, तो मेरे पास आ गया
एक जीरो से एक जीरो, जीरो से जीरो, इसको इससे काटते हैं, दो से इसको काटते हैं, तो 7,500। अब 1/10/2024 को मैंने क्या किया, मैंने 30,000 रुपए निकाल दिए। 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 को मैंने 30,000 रुपए निकाल दिए। तो अब मैं यहां पर आ गया था, अब मेरे पास कितने रुपए हैं, मैंने 30,000 निकाल दिए, तो अब मेरे पास 1,20,000 रुपए। तो अगले 6 महीने के लिए मेरे पास कितने, 1,20,000 रुपए। तो मैं 1,20,000 रुपए ब्याज निकालूंगा, तो यहां पर 1,20,000 रुपए ब्याज निकलेगा, तो इंटू 10/100। लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6/12। तो 2 जीरो में 1 जीरो, 1 जीरो काटा, इसको इससे 2 काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 6,000। तो यानी कि मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 13,500। तो चाहे आप ऊपर की विधि से अपनाएं, चाहे ये वाली विधि से अपनाएं, आपको आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड प्रज्ञा जी, यार 1,20,000 लिख दिया आपने। ठीक है, ओके जी। अब बारी आती है इधर, इधर पे इसके पास कैपिटल कितने थे, 2,40,000 इंटू 10/100। कब तक, 6 महीने तक, 6 महीने तक थे, हाँ जी, इंटू 6/12। अब आप इसको काट लेंगे, तो तो ये आ जाएगा 12,000। यानी कि भैया अगर मैं दूसरी मेथड अपनाऊं, ठीक है जी, तो मेरे पास इससे आगे 12,000। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है 12,000। फिर ये भी 6 महीने तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, इसने कहा कि अब आगे चल के 1,20,000 आपकी पूंजी होगी। तो 2,40,000 से 1,20,000 हो रही, यानी कि 1,20,000 इसने दे दिए, बाकी बचे 1,20,000 वो आगे लेकर चला गया। तो बाकी बचे 1,20,000 पे पूरे 6 महीने। तो कितना हो जाएगा, 6,000। तो ये आ गया 18,000। तो चाहे आप पहला मेथड अपनाएं, चाहे आप दूसरा मेथड अपनाएं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा इजी है। ओके, ये वाली मेथड कब ज्यादा सही होती है, जब आप बीच में ड्राइंग्स ले आओ, फिर बीच में कैपिटल ले आओ, फिर तो दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम आते हैं भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम आते हैं। अब ये आपकी मंशा है भाई, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। बस 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप इस मेथड को अपनाते हो तो जब जब आपने पैसा निकाला है तो उसकी कैलकुलेशन करके आपको माइनस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। यहां माइनस का साइन नहीं लगाया था ना, माइनस करना पड़ता है। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ठीक है जी, या तो आप माइनस का साइन लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये वाली विधि अपनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितना पैसा आपके पास है उस पर ब्याज लगाओ, जो निकाल दिया उसको हटा दो, फिर जो पैसा बचा उस पर ब्याज लगाओ। लेकिन उसमें आपको मंथ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यही आपको याद रखना पड़ता है कि उसमें आपको फिर महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये भी 6 मंथ है। अच्छा जी, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। भैया एक और सवाल कराओ, मैंने कहा ठीक है लीजिए, थोड़ा सा और हैवी कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें और हैवी कर देते हैं, है ना। देखो ये सवाल उम्मीद है कि आपके बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग का विकास होगा। अगर आपको मैं फर्स्ट क्लास में A फॉर एप्पल सिखाऊं, सेकंड क्लास में B फॉर बॉल सिखाऊं, थर्ड क्लास में C फॉर कैट सिखाऊं, तो पढ़ाई तो इजी है, आपको तो बड़ा मजा आएगा, अरे वाह यार कितनी इजी है पढ़ाई। लेकिन क्या उससे आपके जीवन का विकास होगा? नहीं। तो इसीलिए आपको ये सवाल करने हैं। अगर किसी को ये सवाल टफ लगे तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये बिहार बोर्ड में आने के चांसेस 99% है कि ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे आपके दिमाग को विकसित करना है, वो भी एक पॉइंट है ना। और दूसरे बोर्ड वालों को ये सवाल आता है, जब दूसरे बोर्ड वाले ये सब सवाल सीख जाएंगे 12th क्लास में और आप नहीं सीखोगे तो आगे चल के फिर आप पीछे फील करोगे। तो इसलिए भी ये जरूरी है, तो ध्यान से इसको समझ के करेंगे, है ना। MP, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना कि कभी कभी ना हो सकता है हिंदी में अगर कुछ मिस्टेक होगी तो इंग्लिश वाले को देख के फिगर ठीक कर लेना, है ना। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये P है, Q नहीं है, ठीक है जी। M और P है, Q है ही नहीं, ठीक है। तो ये P है। चलिए जी, तो M और P 2 लोग हैं भैया जी। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। MP मालूम है ना कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना।
अच्छा ये मालूम है ना, देखिए अपने देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है राज्यसभा, यानी राज्य सरकार। दो प्रकार की सरकार होती है, एक देश की सरकार और एक राज्य की सरकार। राज्य की सरकार यानी कि जो विधायक होते हैं, जब आप स्टेट इलेक्शन होता है तो उसे राज्य की सरकार कहते हैं, वहां से जो आप चूज करते हो तो उन्हें विधायक बोला जाता है, जो कि होते हैं एमएलएज हिंदी में, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये हर सरकार जो होती है उसके हर स्टेट में अपनी एक क्या बोलते हैं विधानसभा होती है, वहां पर जाके एमएलए बैठते हैं। पर जब देश की सरकार चुनते हैं, जिसमें मोदी जी अभी फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब वो चुनाव होता है और वहां से जब आप किसी को चुनते हो तो वो कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपीज। ठीक है जी, तो एमएलएस कौन होते हैं, एमपीज कौन होते हैं, ये सब आपको थोड़ा आइडिया रखना है ना। उम्मीद है कि आपने अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में इन सब चीजें पढ़ी होंगी, फिर भी मैं अपनी ओर से आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं अगर ना पढ़ी हो तो। ठीक है जी, याद रखना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी दो पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है 3:2। अब पहले पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, दूसरे की है 4 लाख। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखना। हाँ लोकसभा, वो तो पार्लियामेंट को बोलते हैं, पार्लियामेंट हमारे पास दो होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एमपीज बैठते हैं और राज्यसभा में जो विधायक लोग होते हैं हर सरकार हर स्टेट के, वो लोग चूज करके भेजते हैं, और कुछ प्रेसिडेंट से कुछ इधर उधर से एड ऑन होके होते हैं। चलिए जी, अब आप एक चीज ध्यान देना, यहां लिखा है 31 मार्च 2025। अब 31 मार्च 2025 तो भैया साल की आखिरी तारीख होती है। हाँ यार ये तो साल की आखिरी तारीख है, तो अगर ये आखिरी तारीख है भैया, तो ये 2 लाख और 4 लाख जो है ये क्या हुआ, ये क्या हुई, क्या हुई, तो इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो ये क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट यानी कि साल की आखिरी तारीख। अब अगर ये साल की आखिरी तारीख है तो ये कैसी कैपिटल हुई, क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि भैया आपको आखिरी कैपिटल दी हुई है, पर ब्याज निकालने के लिए तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, है ना, उसके बाद ही तो आप कैलकुलेट करोगे क्या आया क्या गया उन सबको एड ऑन करके। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इफेक्टिव कैपिटल पे निकाला जाता है। ठीक है जी, किस पर निकाला जाता है, इफेक्टिव कैपिटल। अब आप कहोगे भैया है इफेक्टिव कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल होती है, फिर बीच में आप कुछ ऐड करते हो, फिर कुछ माइनस करते हो, तो इन सबको जोड़कर जो कहते हैं उसे इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं, है ना, वरना ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अगर मान लीजिए इस साल में मैंने ये अगर नहीं किया होता, विड्रॉवल कुछ भी नहीं किया होता, तो यही मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, इसी पर ही मैंने ब्याज लगा दिया। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ विड्रॉ किया तो मैंने माइनस किया, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स किया तो मैंने माइनस किया, है ना। तो जब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं एक तरीके से। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे आप, हालांकि ये आपके में नहीं, लेकिन सीयूटी में कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए जी, ठीक है भैया जी। अब अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो इसका मतलब फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए दिमाग में, क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, नुकसान होगा तो प्लस करेंगे, हाँ तब ओपनिंग कैपिटल दिमाग में ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है जी। नाउ ड्रॉइंग्स एम और पी वर 40,000 एंड 50,000, तो हमें ड्रॉइंग्स दे दी, यानी आहरण हमें दे दिया, दिमाग में आ गया आहरण का क्या करना है। ऑन 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को पी जो है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, यानी वो और 90,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ गया। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। दे अर्न प्रॉफिट, अच्छा इन्होंने 1,50,000 का प्रॉफिट भी कमाया है। हमने कहा ठीक है जी, ओके देखते हैं इसको। अब ये कह रहे हैं कि लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% पर एनम होना चाहिए, तो जरा निकाल के दिखाओ। हमने कहा अच्छा जी, देखो एम और पी साझेदार हैं, है ना, साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2 में बांटते हैं, लाभ हानि खाता मतलब अनुपात दिया हुआ है में साझा करते हैं। फिर 31 मार्च 2025 यानी पुरानी जो कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 2 लाख और 4 लाख है। वर्ष के दौरान एम और पी द्वारा आहरण क्रमशः 40,000 और 50,000 है, आहरण भी दे दिया हमें। और 1 जनवरी को सिर्फ पी, है ना, एम नहीं, सिर्फ पी 90,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी ला रहा है, यानी वो प्लस करेंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग में उसको माइनस करेंगे ना। तो 31 मार्च 2025 को समाप्त किए गए वर्ष में उनको 1,50,000 का लाभ भी हुआ है। ठीक है जी। अब ये आपसे कह रहे हैं कि अगर 12% पूंजी पर ब्याज है तो जरा पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है जी, तो करें फिर। अच्छा, जिन लोगों को खुद से बन रहा हो प्लीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको कराता हूं। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने कहा था कि यार हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है। अब देखो बोर्ड है,
अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो राइटिंग छोटी हो जाती है, तो ऐसे में आप मोबाइल थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, है ना, क्योंकि नॉर्मली यही राइटिंग की स्पीड होती है, यही साइज होता है, हम हर साल से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपको कोई इशू आ रहा होगा, तो फिर मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, है ना, क्योंकि अपना क्या है, सभी को बताना। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ना अपन बहुत बड़ा बड़ा लिख दें, फिर ये इसमें कवर नहीं होगा, और कवर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। चलिए, तो यहां देखिएगा, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन की इंग्लिश आप कर लोगे ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए दो लोगों के लिए, एक एम के लिए और एक पी के लिए, दोनों की कैपिटल चाहिए। हाँ जी भैया जी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये एम है, ये पी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हाँ जी भैया गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल एम की कितनी है, 2 लाख और उसकी 4 लाख, तो ये आ गया 2 लाख, ये आ गया 4 लाख। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से बनेगा। फिर उसके बाद आपको इसमें प्लस करना होता है ड्रॉइंग्स। आप ड्रॉइंग्स को क्या करते हो, प्लस करते हो, हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं। ठीक है जी, तो ड्रॉइंग्स को प्लस करोगे तो 40,000 और ये हमारा 50,000। लो भैया, हौले हौले तरीके से हो जाएगा, बलिए। फिर हम माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, इस तरीके के वर्ड लिखे होते हैं। तो भैया जी ये लेकिन एम ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था और वो था पी। पी ने 90,000 का एक्स्ट्रा कैपिटल लाया था और एडिशनल कैपिटल की डेट भी थी, है ना, तो ये 90,000 हो जाएगा। हाँ जी भैया जी 90,000 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना, अब इसमें मुनाफा भी है भैया, लेकिन मुनाफा इकट्ठे दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ। कह रहे सर पी को हिंदी में लिख दीजिए। समझ रहा हूं मैं, हाँ। चलिए, फिर इसमें मुनाफा हुआ है तो माइनस प्रॉफिट। मौज ले रहे हैं बच्चे, वाह जी वाह। कहते हैं ना कि हम थोड़े से शरीफ क्या हुए, गली मोहल्ले के आजू बाजू वाले लोग भी खुद को गुंडे समझने लग गए। एवरीवन इज गैंगस्टर अंटिल निक्कू भैया अराइव्स। चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट भैया जी कैसे बांटा जाए, क्योंकि प्रॉफिट तो 1.5 लाख रुपए, तो मैंने आपको बता रखा है ना, लाभ हानि के अनुपात में बांटो। तो लाभ हानि का अनुपात कितना है, 3:2, तो 3:2 में बांट दो। तो 1,50,000 को इंटू 3:2 अपॉन 5, 3 और 2 5 होता है ना, तो 5 से इसको इससे काटेंगे तो 30,000। तो 30,000 इंटू 3 यानी पहले को मिल जाएगा प्रॉफिट 90,000। फिर 30 इंटू 2, अच्छा ध्यान रखना ये रेशियो ना कई बार उल्टा कर देते हैं, कई बार 2-3 लिख देते हैं, कई बार 2-3 लिख देते हैं। ठीक है जी, लेकिन इस बार 3:2 है, ये रेशियो में ध्यान रखना, ये रेशियो ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं कई बार। जैसे हमारे दिमाग क्या पड़ता है 3:2:1, और कई बार वो लोग 1:2:3 लिख देते हैं, और बच्चे का दिमाग नहीं ध्यान रहता। तो ध्यान जरूर रखना है ना, पावर ऑफ अलर्टनेस हमारे पास रहनी चाहिए। फिर यहां पर 60,000 का वो आ गया। तो अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो फटाफट आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए किसी ने निकाला क्या, कोई आंसर नहीं निकाल, सूरज जी ने निकाल दिया, वेरी गुड सूरज जी, यार आपने कम से कम आंसर निकाला। एक जीरो कब लिखा है बस, 1.5 लाख है जी, हाँ 9,000 नहीं होगा, 90,000 और 60,000 होगा। आंसर निकालो भाई, कोमल जी ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे मत करो कि भैया आप कोई सत्संग में आए हुए हो कि टीचर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 2,40,000, 90 माइनस किया तो ये हो गया 1,50,000। ये मेरे पास हो गई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, फिर यहां पर 4,50,000, 90 और ये दोनों माइनस करेंगे तो 1.5 लाख, तो 3 लाख। तो ये मेरे पास हो गया 3 लाख। चलिए जी यहां तक पहुंच गए, और जब टोटलिंग हो तो डबल अंडरलाइन कर दीजिए। 36,000 कहां से आ रहा है, 9 और 6 क्या निकाल रहे हैं आप लोग। जल्दी के चक्कर में आंसर गलत टाइप, ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, मेन चीज है आप समझ जाओ। और अगर कभी गलती करो प्लीज मिस्टेक कॉपी बना लेना, अगर कभी गलती करो तो आप उसको देखकर याद रखो कि गलती हो गई है, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं। कई बार हम भी लिखते लिखते इधर का उधर कर देते हैं, इट्स ओके। बस ध्यान रखो आप, है ना, कि गलती क्यों हुई, ताकि वो गलती रिपीट ना हो। बाकी तो सब चलता रहता है।
दुनिया में सब मोह माया है। ठीक है, चलिए जी, अब आती है आपकी मेन कैलकुलेशन, सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया जी पूंजी पर ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो सबसे पहले है एम, फिर है पी। अब देखिएगा एम की ओपनिंग कैपिटल कितनी है भैया जी? 1,50,000। तो ये आ गया 1,50,000 इनटू पूरे साल का ओपनिंग कैपिटल पे, तो पूरे साल का लगता है, ये ओपनिंग कैपिटल है ना, दिख रहा है ना आपको ओपनिंग कैपिटल, तो पूरे साल का 12% है तो 12/100, तो ये आ गया 18,000। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया 18,000। वेरी सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, इससे आप कैलकुलेट कर लेना। अब पी का ओपनिंग कैपिटल कितना है भैया जी? 3 लाख, तो ये रहा 3 लाख इनटू भैया जी ओपनिंग कैपिटल जो है वो 3 लाख है। अब इसमें कितने महीने का और, तो ओपनिंग कैपिटल पे अगर आप चाहो तो डेट वाइज वाला भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस पर 12% तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 36,000। ये शायद जो लोग 36,000 लिख रहे थे, ये लिख रहे थे क्या 36,000? ठीक है, चलिए अब आते हैं बारी आगे। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, पी के केस में भैया एडिशनल कैपिटल भी आया है, एडिशनल कैपिटल भी आया है, यानी कि इसकी ओपनिंग कैपिटल तो 3 लाख थी, लेकिन ये और कैपिटल भी लेकर आया। और कैपिटल कितनी लेकर आया? तो भैया ये रहा 90,000, ये और कैपिटल भैया 90,000 लेकर आया, तो यानी कि 90,000 पे भी ब्याज कैलकुलेट होगा, है ना। 90,000 लेकर आया तो 90,000 पर भी तो ब्याज कैलकुलेट होगा। लेकिन 90,000 कब लाया? क्योंकि जब लाया तब से लेकर 31 मार्च, इतना ही तो होगा कैलकुलेट। तो आप देखिए कब लाया थे 90,000 रुपए, तो लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 को 90,000 रुपए लाया। तो यानी कि जनवरी से मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की कैलकुलेशन। हाँ जी भैया जी, तो ये देखिए यहां पे 3 महीने की, तो 12% 12/100, लेकिन भैया सिर्फ 3 महीने, तो 3/12, तो 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 27, तो 2,700, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38,700। इसकी कैपिटल आ जाएगी 38,700 और इसकी कैपिटल आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, 18,000। आई बात समझ में? एम का 18 बिल्कुल ठीक, कोमल जी ने निकाल दिया, ऊपर भी किसी ने निकाला था, नाम ऊपर चला गया आपका। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए यहां तक डन है जी। ठीक है, किसी का एक सवाल आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, कि भैया जी आपकी बात में मान गया, कि भैया वो एडिशनल कैपिटल लाया, तो एडिशनल कैपिटल पे ब्याज लगेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है भैया मेरे दिमाग में, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या कि भैया सुनो, मैंने कहा हाँ, अरे भैया ये ड्राइंग भी तो हो रहे हैं, और ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसे निकाल के ले जाना, तो इस पर भी तो ब्याज कैलकुलेट करके माइनस करोगे, इस पर भी तो ब्याज कैलकुलेट करके माइनस करोगे ना। अगर भैया वो कैपिटल में से कुछ पैसे ले गया तो उस पर भी तो ब्याज लगाओगे और वो ब्याज माइनस करोगे। जैसे याद करो भैया पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आपने ये माइनस किया था ना, ब्रैकेट लगाया था, ये देखो माइनस किया था ना, ब्रैकेट लगाया था, तो इस बार भी माइनस करना चाहिए, इस बार क्यों नहीं कर रहे हो? तो ध्यान से देखो, हमें नई पूंजी का भाई उसकी तारीख दी हुई है ना, 1 जनवरी 2025, तो ये एडिशनल कैपिटल कब लाया ये हमें बताया हुआ है, लेकिन ड्राइंग्स कब हुई ये हमें बताया हुआ है क्या? नहीं बताया हुआ है। ड्राइंग्स कब हुई ये हमें नहीं बताया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको एक नोट लिखना है, नोट व्हेन डेट ऑफ, मैं थोड़ा सा ना इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि दोनों लोगों के लिए फायदा हो जाए, है ना, ताकि कोई हिंदी और कोई इंग्लिश वाला किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जब डेट ऑफ ड्राइंग यानी कि ड्राइंग की तारीख, आहरण की तारीख इज नॉट गिवन, जब आहरण की तारीख ना दी हुई हो, ठीक है जी, नॉट गिवन मतलब ना दी हुई हो, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, है ना, प्लीज देख लीजिएगा। जब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन,
आहरण की तारीख ना दी हुई हो, तब यह माना जाता है कि ड्राइंग्स लास्ट डे, आखिरी तारीख किया गया होगा। आई बात समझ में? दैट इज आई डॉट ई का मतलब था दैट इज 31 मार्च 25। ठीक है जी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए डेट नहीं गिवन है कि कब हुआ, तो आप हमेशा उसे आखिरी तारीख मानोगे, और अगर आखिरी तारीख मानोगे तो जाहिर सी बात है कि आखिरी तारीख पे ब्याज लगेगा ही नहीं। तो इससे एक सवाल आता है, भैया अगर मान लो इसमें 1 अक्टूबर लिखा होता, तो अगर मान लो ड्राइंग्स लिखी होती 1 अक्टूबर, तो फिर हम 1 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट करते, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी गिवन नहीं है। ठीक है जी, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना गिवन हो एंड रेट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो जब आपको रेट गिवन ही नहीं है तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना। हालांकि कई बार ड्राइंग्स जो होता है इसे एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल मान के हम कैपिटल वाले ही रेट को कंसीडर करते हैं, लेकिन डेट गिवन नहीं है तो हम वो भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो जब डेट गिवन नहीं, अगर भैया 1 अक्टूबर डेट लिखा होता तो फिर मैं यहां पर 1 अक्टूबर के हिसाब से ड्राइंग्स पर 6 महीने का ब्याज लगाता, और वो इसमें से भी माइनस होता और इसका वाला इसमें से माइनस होता। तो 40,000 का 6 महीने या जो भी डेट दिया होता उसके हिसाब से कैलकुलेट करता और वो इसमें से माइनस होता, बाकी पैसा इसको मिलता। ऐसे ही यहां पर इसमें से माइनस होता फिर उसको पैसा मिलता, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है तो हमने उसको किया नहीं। चलो भैया जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ना कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, कुछ थ्योरी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। हालांकि मैं ये कई पॉइंट्स पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, यानी कि भैया जी डीड नहीं बनाई गई है, हिंदी में देख लीजिए, साझेदारी उल्लेख की पूंजी पर ब्याज के संबंध में मौन है। ठीक है जी, शांत है, कुछ नहीं बोला हुआ, जो भी लैंग्वेज लिखिए। अगर ऐसा होता है तो हम सबको पता है कि अगर नहीं दिया हुआ है, श्रेयान जी डांट पड़ेगी आपको, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, लोन में है सिर्फ वो, है ना। अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे अपन, है ना। तो फिर ऐसे केस में पूंजी पर ब्याज की अनुमति नहीं है। ठीक है जी, कैपिटल इज नॉट अलाउड। ओके जी। अच्छा, अगर मान लीजिए ब्याज का रेट गिवन है, ठीक है, कैसे कैसे देना है ये भी गिवन है, तो क्या करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट विद रिगार्ड्स टू इट्स ट्रीटमेंट। डीड कह रहा है हां हां दे दो, परसेंटेज दे दो, लेकिन कैसे क्या है ये सब कुछ नहीं बताया हुआ। तो 3 कंडीशन आती हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन। ये वाली हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपकी किताब में नहीं है। ठीक है जी, ये जो आपकी एसबीपीडी बुक है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है जितना मैंने देखा है। हालांकि आज ही आई है तो मैंने पूरी नहीं देखी है, बट अभी शायद ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पूंजी पर ब्याज क्या है भैया जी, एक प्रकार का लाभ का आवंटन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लाभ को बांटना है। अब अगर मेरे को लाभ है ही नहीं तो क्या बांटूं लाभ है ही नहीं तो क्या बांटूं? तो जी हां भैया जी, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, अगर भैया लाभ है ही नहीं यानी नुकसान है, तो भैया जी नॉट अलाउड, नुकसान है तो नहीं देंगे भैया, सिंपल सी बात है। समझ गए ना, सिंपल है। हाँ जी भैया जी। अच्छा, अगर मुनाफा है ना, मेरे पास 20,000 रुपए का मुनाफा है और 5,000 बांटना है, तो बांट दो, क्या दिक्कत है? तो अपन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो प्रॉफिट इज मोर, अगर भैया फायदा बहुत ज्यादा है और इंटरेस्ट का अमाउंट कम है तो बांट दो, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड, तो दे दो भैया। मेरे पास 20,000 रुपए का लाभ है, 5,000 रुपए बांटने हैं, 10,000 रुपए बांटने हैं, 15,000 बांटने हैं, तो ये लो इसमें से निकाल के दे दो, जैसे जैसे बांटना है, जो रेट कहा गया उस हिसाब से बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, अगर मान लो भैया मेरे पास मुनाफा जो है
मेरे पास मुनाफा है 10,000 रुपए, लेकिन जो मेरी ब्याज की कैलकुलेशन आ रही है, जो मैं पूंजी पर ब्याज निकाल रहा हूं, वो ज्यादा है, लेस देन दी अमाउंट, यानी मेरा मुनाफा कम है, मेरा मुनाफा कम है, फायदा ज्यादा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा? तो यहां पर कहते हैं इंटरेस्ट इज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, या कुछ और बोलते हैं, क्योंकि ये किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूं। हो सकता है शायद ये भी आपके एसबीबीडी में है कि नहीं, पता नहीं मुझे, है ना। मैंने जितना देखा उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार फिर से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। साझेदारी विल्लेख पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करता है। साझेदारी विल्लेख में लिखा हुआ है कि हाँ भाई कर दो, परंतु अगर हानि की स्थिति है तो, अगर हानि की स्थिति है तो नहीं देंगे। ठीक है जी। लाभ ब्याज से अधिक है, यानी लाभ जो है वो ब्याज से अधिक है, तब जो बोला है वो दे देंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए लाभ ब्याज की राशि से कम है, लाभ कम है, ब्याज ज्यादा है। अब भैया आपके पास लाभ है 20,000, ब्याज बांटना है 30,000, कैसे बांटे? तो इसके लिए एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन रेशो। ठीक है जी। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, है ना, अभी रुक जाना। मतलब बांटने का रेशो होता है, आवंटन, जैसे अपना होता है लाभ हानि अनुपात, वैसे आवंटन अनुपात होता है, एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं, उसमें बांटेंगे। पर ये मैं बाद में समझाऊंगा, कल की क्लास में, आज नहीं है ये। मतलब कल की क्लास में भी नहीं, उसके बाद वाली क्लास में होगा, अगर समय रहा तो। ठीक है, ठीक है। आवंटन अनुपात अभी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब रट्टा मत मार लेना। यहां पर जो लिखा है ना, इसको ऐसे काट के, ये सही लाइन लिखी हुई है, गलत नहीं है, लेकिन आधा सच है, ये आधा सच है। इंग्लिश वालों को लिए आपको ध्यान रखना है एप्रोप्रिएशन रेशो, एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लीज थोड़ा हो सकता है छोटा दिख रहा है क्योंकि डबल ना हो जाए, इसलिए मैं मुंह से बोलते रहा हूं एप्रोप्रिएशन रेशो। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिखा है, नहीं नहीं, सही लिखा है, लेकिन ये आधा सच है। कई ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें ये गलत हो जाता है, इसलिए मैं इसको काट के आपको बोल रहा हूं। आप एप्रोप्रिएशन रेशो या एक्सपेंस रेशो बोल सकते हो, है ना। कई किताबों में एक्सपेंस रेशो लिखा रहता है, और यहां पर भी एप्रोप्रिएशन रेशो या एक्सपेंस, व्यय रेशो। ठीक है जी, हिंदी वालों के लिए व्यय रेशो कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रट्टा मत मारना। कई बार क्या होता है, हमने बोल रखा है कि भैया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जब लाभ होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे, है ना। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ये सब हम सबने पढ़ रखा है। हाँ, हैंड रेस कर लीजिए, आप सबने पढ़ रखा है ना भाई, ये सब हमने पढ़ रखा है कि भैया अगर फायदा होता है तो हम लाभ हानि विनियोजन खाता बनाते हैं और उसमें ब्याज पर पूंजी बांटते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। अगर साझेदारी विल्लेख नहीं है तो नहीं बांटते, हानि है तो नहीं बांटते, है ना। ये सब हमने पढ़ रखा है। यस, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। लेकिन अगर सवाल कह दे कि नहीं, इसको लाभ हानि उसमें मत दिखाओ, ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मत दिखाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि विनियोग खाते में मत दिखाओ। ठीक है जी। तो अगर नियोजन खाते में नहीं दिखाना है तो कहां दिखाएं? तो वो कह रहा है इसे लाभ हानि खाते में दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन ही आपसे कह दे कि सुन लो, लाभ हानि खाते में दिखाओ, लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाते में मत दिखाओ, तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला? मैं कहूंगा ओके। तो अगर सवाल आपसे कह दे तो ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डीड ही मुझसे कह रहा है साझेदार विल्लेख में पूंजी पर ब्याज को लाभ के विरुद्ध व्यय के रूप में प्रदान करना है। लाभ के विरुद्ध यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ। तो फिर आपको वहां दिखाना पड़ जाएगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मत दिखाना। तो रट्टा मत मार के बैठना कि निक्कू भैया ने कहा था, अरे जी अभी नहीं, अपनी क्लास 4:45 तक की, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी एक और टॉपिक पढ़ाना है मुझे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई भैया जी, है ना। अच्छा हम चले, आप पढ़ाते रहो, ओके अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, है ना, पर देख जरूर लेना, वरना अगली क्लास में आगे कहोगे समझ में नहीं आया। ठीक है जी। तो पूंजी पर ब्याज की अनुमति हानि पर भी है। ऐसे मामलों में लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के स्थान पर लाभ व हानि खाता तैयार किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको आप याद रखेंगे कि इसमें लाभ हानि खाता फिर बनेगा और उसमें ये डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है जी, और उसमें ये कहां आएगा? डेबिट साइड।
ठीक है जी। चलिए जी, तो ये हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस। तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि लॉस में भी दो, तो फिर आपको पीएनएल अकाउंट में बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास कब से है आपकी? आपका इकोनॉमिक्स क्लास है 45 तक है अपना टाइम, 6:45 तक तो चलेगी क्लास। चलिए जी, अब देखो हमने क्या किया, हमने लाभ हानि विनियोजन खाता बनाना सीख लिया है। ठीक है जी, विनियोजन खाता बनाना सीख लिया। उसमें हमने बहुत सारे टर्म्स देखे, अब हम एक एक टर्म्स को समझेंगे। ठीक है जी, हमने उसमें बहुत सारी चीजें देखी है ना। हमने पूंजी पर ब्याज देखा, हमने आहरण पर ब्याज देखा, हमने वेतन देखा, हमने कमीशन देखा, कमीशन मैनेजर भी होता है और पार्टनर भी होता है, और हमने ऋण पर ब्याज, रेंट, ये सब हमने देखा। इन सभी में तो 7 बजे तो अभी से क्यों भाग रहे हो भाई साहब, रुक जाओ, अपने तो टाइम ही 6:45 तक का तो अपना वैसे भी टाइम है। तो प्लीज यहां पे ये टॉपिक करके जाएंगे, उसके बाद आपकी इच्छा है ये टॉपिक तो आज अपन करके जाएंगे। ठीक है, टॉपिक पढ़ के जाओ, भले ही क्वेश्चन आज नहीं अगली क्लास में करेंगे, लेकिन टॉपिक तो पढ़कर जाना है। और जिसको जाना है चले जाओ, कोई बात नहीं, रोक जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा नहीं होता है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैनेजर कमीशन। अच्छा एक और चीज बता दूं, चाहे मैनेजर कमीशन हो या फिर पार्टनर कमीशन हो, ठीक है, शॉर्ट में कमीशन का, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, अगर चाहे आपसे मैनेजर कमीशन बोला हो चाहे पार्टनर कमीशन बोला हो, उसकी कैलकुलेशन तो सेम है। यानी कि आप मैनेजर कमीशन निकालोगे तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, और जब पार्टनर कमीशन लगाओगे तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन इज सेम। ठीक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। मैनेजर कमीशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ठीक है जी, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी, लेकिन पार्टनर कमीशन जो है, पार्टनर कमीशन ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। ठीक है, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सेम है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, चलिए माइस्टिक सारस ने फॉर्मूला भी बता दिया है। ठीक है जी, ओके, तो देख लीजिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो भैया जी अगर कहा हो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्या वर्ड बोला है, बिफोर चार्जिंग। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला है भाई, तो इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी, तो मान लीजिए सवाल ने कहा कि आपको मैनेजर कमीशन 10% देना है। ठीक है जी, और आपके पास जो फायदा है वो 22,000 है, तो 22,000 का 10% निकाल दो, तो 22,000 10/100, तो 2,200 रुपए आपका कमीशन आ गया। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। हिंदी में देख लीजिए, कमीशन लगाने से पहले के लाभ पर, कमीशन लगाने से पहले यानी कमीशन माइनस करने से पहले के लाभ पर आपको कमीशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, यही है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी, तो आपने निकाल लिया, तो 22,000 इंटू 10/110, तो 2,200 आ गया। एक और फॉर्मूला होता है भाई, एक और फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर, ये क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हिंदी में बोलते हैं कमीशन काटने के बाद, कमीशन काटने के बाद। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, ये देखो फॉर्मूला है भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अब रिसर्चर ने कहा ये फॉर्मूला यूज करो, हमने कहा ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, रेट प्लस 100। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी कि नेट प्रॉफिट इन, तो
10/100 तो आप करते ही थे, बिफोर वाले में तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, तो नेट प्रॉफिट 22,000 है, सवाल देख लो लिखा हुआ है 10% का कमीशन निकाला, मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हो सवाल में कि मुझे आफ्टर चार्जिंग का बताओ, तो ऐसे केस में 22,000 इंटू 10/110, ये 110 कैसे आया, 10 प्लस 100। अब ये 10 कैसे हुआ भैया जी, क्योंकि कमीशन का रेट 10% है। अगर भैया ये 5% होता तो क्या हो रहा होता, अगर 5% होता तो 22,000 इंटू 5/105, समझ गए। अगर 8% होता तो 8/108, अगर 15% होता तो 15/115। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, चाहे आप कमीशन काटने के बाद की बात करो या इंग्लिश में आफ्टर चार्जिंग बोल दो, तो ये दोनों का सेम फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो इससे आता है आपका 2000 और इससे आपका आंसर आ रहा था 2200। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन सीख लिया, फिर रेंट पेड, रेंट रिसीप्ट सीखेंगे, फिर पूंजी पर ब्याज पे हमने जो जो सीख रखा है वो, और कुछ थोड़ी बहुत और बातें सीखेंगे, फिर आहरण पर ब्याज सीखेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो एक एक करके एक एक आइटम को समझ लेंगे, उसके बाद हम पूंजी खाता दोनों ही तरीके से, स्थिर और अस्थिर मेथड से हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, अभी अब हम क्या करेंगे, एक एक टाइप की चीजों को सीखेंगे थ्योरी वाइज। तो प्लीज आपको तैयार रहना है। आज मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा।